श्रीनिवास जी आप ज्वाइन हो गए हैं ना? हो गया हूँ, रेडी हूँ। अच्छा ठीक है, सर भी जानी सर भी ज्वाइन हो गए हैं और निहारिका जी नहीं हुई है, और दूसरे जो हमारे अतिथि हैं विमान जी वो भी शायद अभी ज्वाइन नहीं हुए, तो उनकी एक बार ट्राई कर लेते हैं। निहारिका जी आप ज्वाइन हो गई हैं? हेलो जी मैं हूँ। अच्छा आप आ गई हैं ना, स्नेहा नाम से शायद आप हैं। हाँ ठीक है ठीक है। एक ही हमारे जो अतिथि हैं उनको हम विमान जी भी है, विमान जी भी है, आगे विमान जी है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, तो अभी आज जो वेबिनार हमने जो आयोजित किया है चरक जयंती के उपलक्ष्य में, आज हम चरक जयंती के उपलक्ष्य में अपना जो वेबिनार हमने जो किया है आयोजित, वैसे तो चरक जयंती जो है वो जो श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के जिस दिन हम मनाते हैं, तो ये जो है वो नॉर्थ के हिसाब से कल जो उनकी जयंती जो थी, अभी तो हम गुजरात जो है हम पदम के बाद जो आएगी उसी दिन हम मनाएंगे। तो हम वैद्यों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो आचार्य चरक जो है वो आयुर्वेद के बड़े विशारद के रहे। उसने जो किया है कि उसमें जो पूरा जो है उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की, वो जो चरक संहिता ग्रंथ जो है वो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय ग्रंथ है। उसमें जो अलग अलग तरह से जो भी वर्णन मिला है, हमें जो भी उसमें मिलता है अलग 8 स्थानों में, के लिए चिकित्सा कैसे करना, स्वास्थ्य कैसे रहना, जीवन शैली कैसे रखना, हम अगर चिकित्सा के लिए किन कल्पों का कैसे किया जाए, और उसमें भी खास करके शारीरिक स्थान जिसमें शरीर की रचना, गर्भ की उत्पत्ति, गर्भ का विकास, पूरा वर्णन जो मिलता है, तो एक वैद्य के लिए ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। मतलब जन्म वैसे तो हजारों वर्ष 3000 वर्ष करीब 300 सन के करीब जो जन्म हुआ था, तो इतने पौराणिक इतना प्राचीन ये जो ग्रंथ है वो हम वैद्यों के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो जरूर है कि उनकी जयंती तो हमारे लिए वो दिन भी इतना महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से हम वैद्य तरह से मिले और उनके जो हमारे लिए है उसमें दिए हुए जो है उसकी चर्चा जरूर उस समय पे होनी चाहिए। आयोजन है किया गया है, ये जो अलग अलग निवास जी है, विमान की कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर हितेश जी जानी है, तो उन सबका मैं स्वागत करती हूँ और उनके यहाँ पे हम वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से अभी आगे के लिए मैं संचालक जी से कहूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निहारिका वैद्य प्रज्ञाबेन मेहता को विनती करूंगा कि वो सभी का परिचय कराए। वैद्य प्रज्ञाबेन मेहता। हाँ फाल्गुन भाई, आज का जो हमारा सेमिनार है, हाँ आज का जो हमारा सेमिनार है उसके हमारे जो आशीर्वाद देने हैं वो माननीय श्री निवास मूर्ति जी, जो योग भारती हिमाचल के संस्थापक है, आरोग्य भारती राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है और 1974 से यानी कि 66 ईयर से
वो आरएसएस के प्रचारक है। आज हमारा उनका आशीर्वचन हमारे पर रहेगा और हमारे दूसरे अतिथि विशेष यानी कि डॉक्टर बिमल बिहारी पाल जो गुजरात विद्यापीठ कर्णावती में है, वहाँ का जो योग का डिपार्टमेंट है वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर है और वहाँ के हेड भी है। अगर उनकी स्पेशलिटी बताई जाए तो योगा टीचिंग, योगा थेरापी, पर्सनालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फिटनेस डेवलपमेंट, ये इनकी स्पेशलिटी है। और उन्होंने 3 बुक भी पब्लिश किए हुए हैं, एक योगासन रहस्य, योगासन मार्गदर्शिका, प्राणायाम मार्गदर्शिका एवं ध्यान मार्गदर्शिका। और उन्होंने योगा में 5 पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं। और आज के जो हमारा कार्यक्रम है उनके जो अध्यक्ष है डॉक्टर हितेश जानी, जो आयुर्वेद व्यासपीठ के गुजरात प्रांत के अध्यक्ष है एवं जामनगर जो गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद विद्यालय है वहाँ के वो प्रिंसिपल भी थे। और अभी तो कोरोना में बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किए हुए हैं। टूटी का प्रयोग हम सब जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे सेमिनार दे रहे हैं। और आज के जो सेमिनार है, वेबिनार है, उनके जो मुख्य वक्ता है श्रीमती निहारिका रावल, उन्होंने एमएससी योगा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से किया हुआ है। और जो हमारी पर्सनालिटी है उनके जो 7 लेयर्स है तो इसमें मेडिटेशन के एडवांस टेक्निक्स से कैसे लीड कर सकते हैं वो उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। और उनका योग अर्चनम करके कर्णावती में योग सेंटर है, वहाँ पे किड्स योगा, प्री नेटल योगा वर्कशॉप एंड प्री एंड पोस्ट नेटल योगा सेशन भी ले रहे हैं। वैसे अगर उनका परिचय देने जाए तो आज का पूरा वेबिनार ही उनके परिचय में खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता है। और वो तो आज हम उनको सुनते ही पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर નમસ્કાર। હવે આપણી વચ્ચે કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ તેમજ આશીર્વચન આપનાર શ્રીમતી મૂર્તિજી પણ ઉપસ્થિત છે, ગુરુવર્ય વિમાનજી પાલ પણ ઉપસ્થિત છે। हेलो सबको मेरा नाम वृत्ति निरोधः वो पतंजलि योग सूत्र से लिया हुआ है। वो चित्त को निरोध करने का जो टेक्निक है वो योगा है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमको कहा है कि स्थिति क्या होता है, योग का स्थिति क्या है। समत्वम योग उच्यते। ये समत्वम क्या है? हर स्थिति में, हर कंडीशन में जब मन और शरीर शांत रहता है, स्थिर रहता है, वो योग का स्थिति कहला जाता है। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है मन प्रशमन उपायः योगः। तो मन को शांत करने का जो उपाय है वो योगा है।
सो वो स्थिति को कैसे पहुंचना है हमको, उसके लिए सब लोगों ने अलग अलग प्रैक्टिसेस हमारे लिए प्रोवाइड किए हैं। सो जैसे कि अलग अलग वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेंगे पतंजलि योग सूत्र में राजयोगा में अष्टांग लिए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये स्टेप बाय स्टेप है। ये अष्टांग योग में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है डिफरेंट टेक्स्ट में, जैसे कि हठ योग प्रदीपिका है, हठ रत्नावली है, गेरिंड संहिता है, जो अलग अलग टेक्स्ट में ये पद्धति जो है अष्टांग योग का जो पद्धति जो है उसमें थोड़ा मॉडिफाई भी किया है अपने अपने तरीके से। अभी हम आएंगे योगा एंड प्रेगनेंसी के बारे में। तो योगा का प्रेगनेंसी में क्या रोल है, योगा अप्लाई करने से प्रेगनेंसी में क्या लाभदायक है, वो हम एक बार जानेंगे। सो योगा एक प्राचीन पद्धति है जो इम्प्लीमेंट करने से, वो अप्लाई करने से हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल जो है वो बैलेंस्ड रहते हैं। ये कॉन्ट्रा में ऑपोजिट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी शुरू हो गया है तुरंत ये स्त्री का शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, शारीरिक चेंजेस होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होता है, ये सब चेंज, मानसिक चेंजेस भी होते हैं, मेंटल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। सो ये सब स्टेजेस मैसेज आ रहा है। सबसे पहला है ह्यूमन बॉडी, जो हम देखते हैं, जो अन्न से है, अन्न से वो चलता है। नेक्स्ट है प्राण, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के बिना नॉर्मल प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करने में योगा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो यहाँ पे दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, हम कोई भी होता है, नाड़ी व्यवस्था है, और हम ब्रीदिंग लेते हैं, छोड़ते हैं, जो प्राण से हम सरवाइव है, हम जिंदा है, और जो प्राण से पूरा विश्व अलाइव है, वो प्राण है, वो प्राणमय कोश है। नेक्स्ट है मनोमय कोश। मनोमय कोश इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे सब इमोशंस होते हैं, सब थॉट्स होते हैं, वो मनोमय कोश है। फोर्थ वन इज विज्ञानमय कोश, दैट इज इंटेलेक्चुअल लेवल, जहाँ पे हमारा ज्ञान है, वी गेन नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जैसे कि बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ाई किया है और सत्संग किया है, ये सब जगह पे हम जो नॉलेज लाते हैं, वो नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं, वो विज्ञानमय कोश है। Then what is आनंदमय कोश? आनंदमय कोश इज द सुप्रीम स्टेट, जहाँ पे हमारा योग का स्थिति महसूस कर सकते हैं, दैट इज द ब्लिसफुल स्टेट, आनंद। दैट इज जैसे कि हमें इससे पहले कहा था, समत्वम योग उच्यते, द स्टेट ऑफ समत्व, द स्टेट ऑफ इक्वानिटी इज आनंदमय कोश। सो हर एक लेवल में डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस हम सिखाते हैं हर इंडिविजुअल को। सेम टू सेम प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम ये सब प्रैक्टिसेस सिखाते हैं अलग अलग लेवल में। टॉकिंग टू अन्नमय कोश, अन्नमय कोश में हम फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश मतलब फिजिकल बॉडी है जो अन्न से, पंच तत्वों से बनाया गया है। ये कोश में हम आसना सिखाते हैं एंड डाइट देते हैं, सात्विक आहार देते हैं। यहाँ पे सात्विक आहार का मतलब क्या है? जनरली कहते हैं ना, सात्विक आहार का मतलब है नमक मत खाना, तीखा मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। बट कॉन्ट्रा, सात्विक आहार का मतलब है जो भी खाओ
नमक मिला, ना ज्यादा ना कम। अगर तीखा बिल्कुल नहीं खाना है वो भी सही नहीं है, खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है वो भी सही नहीं है, स्वीट बिल्कुल नहीं खाना है वो भी सही नहीं है। लेकिन षड रुचि जो है, टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट जो है वो बनाया हुआ है, वो बैलेंस्ड में जब खाएंगे, जो खाना खाने से हमको फ्रेशनेस महसूस होता है, एनर्जेटिक रहते हैं, स्फूर्ति आती है, वो आहार को सात्विक आहार कहते हैं। तो सेकंड प्राणमय कोश में क्या क्या प्रैक्टिस देते हैं? हम प्राणायाम देते हैं एंड सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस देते हैं। इवन इन आसनों में भी प्राणायाम होती, हमारा प्रकृति का जितने भी चीज है वो सब अलग अलग पोस्टर्स को हमने एडॉप्ट किया है, जैसे कि व्याघ्रासन है, पर्वतासन है, वृक्षासन है एंड डॉग ब्रीदिंग है, जैसे कि इंग्लिश में डॉग ब्रीदिंग, मार्जरी आसन है। ये सब एनिमल से, जंतु, पशु और पक्षी और पर्वतों से और वृक्षों से, ये सब जगह से हमने ये आसनास को एडॉप्ट किया है। नेक्स्ट कम टू मनोमय कोश। मनोमय कोश में हम क्या क्या प्रैक्टिसेस देते हैं? जनरली क्या होता है कि सबको मेडिटेशन हम नहीं करा सकते हैं। जो मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है उनको हम साइलेंट मेडिटेशन देंगे, वो ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। सेम थिंग हैपेंस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारा इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं। जैसे कि कभी कभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल है, वुमेन है, यहाँ पे ऑलरेडी मदर्स है, आप एक्सपीरियंस किए होंगे प्रेगनेंसी में कभी कभी बहुत छोटी चीज में हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, राइट? जब हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं देन वी रियलाइज कि अरे इतनी छोटी चीज पे मैं क्यों रिएक्ट की थी, राइट? सो ये स्टेजेस में हम साइलेंट मेडिटेशन देंगे तो और विचार ज्यादा आएंगे। इसके वजह से एक मदर एंड बेबी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो सकता है। तो इसीलिए हम स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज एंड स्पेशली फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एक चैंटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक है, उसमें हम अकार उकार मकार चैंटिंग्स है एंड महामृत्युंजय मंत्र है, अजपा जपा चैंटिंग, ओंकार है, ये सब चीजों को हम यूटिलाइज करते हैं। ये MSRT जो है, मैंने जहाँ पे पढ़ा है स्यासा योगा यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर नागेंद्र जी गुरु जी ने इन्वेंट किया है। एंड देयर आर ब्यूटीफुल पब्लिश्ड पेपर्स ऑल्सो MSRT के ऊपर, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक के ऊपर, वो कैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक पर्सन को इम्प्रूव करता है, उनका कंडीशन जो होता है वो कंडीशन से पर्सन को कैसे इम्प्रूव करता है, वो भी पेपर्स आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। पबमेड में भी है और स्यासा वेबसाइट में भी जाके आप देख सकते हो। एंड बहुत सारा साउंड मेडिटेशन भी आप ले सकते हो, जहाँ पे एक्सटर्नल साउंड आप प्ले कर सकते हो, मेनली फॉर प्रेगनेंसी वुमेन। एक्सटर्नल साउंड जो होता है वो भी सुन सकते हो। एंड गर्भ संस्कार में एक अलग अलग राग है, संगीत में अलग अलग राग है। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये राग सुनना है, सेकंड 3 मंथ्स में ये राग, थर्ड 3 मंथ्स में ट्राइमेस्टर में ये राग, ऐसा अलग अलग राग है। वो राग है, वो म्यूजिक के ऊपर भी हम मेडिटेशन करवा सकते हैं। एंड विज्ञान में हर इंडिविजुअल का एंड इंडिविजुअल पेरेंट का एक ओपिनियन होता है कि हमारा आने वाला पुत्र या पुत्री बच्चे ऐसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो अपना अपना बुक चूज कर सकते हैं, अपना अपना सत्संग चूज कर सकते हैं। अगर किसी को स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र चाहिए तो वो स्वामी विवेकानंद जैसा बनना पड़ता है, तो स्वामी विवेकानंद का बुक पढ़ना पड़ता है, स्वामी विवेकानंद जी जैसा विवेकानंद जी के बारे में लेक्चर सुनना पड़ता है। तो धीरे धीरे से वो मदर के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक, वो इंटेंशंस डेवलप होंगे। तो ऑब्वियसली सबको पता है अभिमन्यु का स्टोरी, जब पेट में बच्चा आता है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, वो सुनना शुरू करता है। द बेबी कैन हियर एवरीथिंग, गर्भ में जो बच्चा है वो सब कुछ सुन सकता है। तो जो मदर सुनेंगे, जो माँ सुनेंगी, वो सेम टू सेम बच्चा, पेट का बच्चा जो है वो भी सुन सकता है। सो ये अलग अलग तरीके से विज्ञानमय कोश में माँ और बच्चा दोनों का
इंटेलेक्चुअल लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आनंदमय कोश में जब ये सब स्टेट अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश में जितने भी प्रैक्टिसेस है वो सब प्रैक्टिसेस करते करते हमारा शरीर, मन, प्राण और इंटेलेक्चुअल लेवल जब बैलेंस हो जाएंगे अपने आप हम आनंदमय कोश की ओर बढ़ेंगे। बट फिर भी एज ए ह्यूमन हम ये संसार में रह रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है आनंदमय कोश तक पहुंचने में। तो वो स्टेज तक पहुंचने के बाद भी वहां पे आनंदमय कोश में उसको महसूस करने के लिए हम करवाते हैं कर्म योगा। कर्म योगा का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता है। जो कर्म करते हैं उसका किसी फल को एक्सपेक्ट किए बिना हम जो काम करते हैं वो कर्म योगा होता है। जो मन और शरीर को कंप्लीटली इन्वॉल्व करके हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म योगा होता है। जो कर्म करने के बाद हमको इंटरनल पीस, मन में शांति मिलता है, उसको कर्म योगा कहते हैं। सो कम टू स्टेप बाय स्टेप हम प्रेगनेंसी का स्टेजेस में जाते हैं। तो प्रीनेटल योगा का जो प्रोटोकॉल होता है वो थोड़ा यूनिक होता है। वो जनरल जो प्रोटोकॉल हम सबको सिखाते हैं, आसन प्राणायाम सब कुछ सिखाते हैं नॉर्मल पब्लिक को, उससे ये थोड़ा अलग होता है। क्यों, कैसे अलग होता है? कि प्रेगनेंसी वुमेन का जो फिजियोलॉजी जो है वो पूरा बदल जाता है डे 1 से लेकर लास्ट डे तक, 36 या 40th वीक तक पूरा अपना उनका बॉडी फिजिकली चेंज हो जाती है। तो उसका फिजियोलॉजी के हिसाब से हम प्रोटोकॉल बनाते हैं। यहाँ पे हर एक ट्राइमेस्टर में अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं। पहले 3 ट्राइमेस्टर में बॉडी एंड माइंड का स्टेज अलग होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अलग होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग होता है। उसके हिसाब से हमको प्रैक्टिसेस प्रोटोकॉल बनानी पड़ेगी और उनके लिए सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा। क्योंकि जनरल पीपल जैसे जो पेस में योगा करते हैं, प्रेगनेंसी में जो तरीके से योगा करते हैं वो कम्प्लीटली अलग होता है। एंड वन मोर मेन पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन योगा आसनास एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो देयर इज अ मिथ, एक मिथ है कि योगा के प्रेगनेंसी के टाइम पे हमको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारे लोग उसमें योगा भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक योगा इज एन एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज एंड योगा दोनों अलग है। योगासना के जगह पे वी से कि एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड ध्यान, आसना, प्राणायाम एंड ध्यान। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस अलग है, प्राणायाम अलग है, एक्सरसाइज अलग है एंड आसना अलग है। आसना का डेफिनेशन फिर अगेन हमारा पतंजलि मुनि ने दिया है कि स्थिर सुखम आसनम। जो पोस्टर में हम स्थिर रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, वो आसन रहता है। जो आसन को हम अडॉप्ट करने से हमारा मन शांत होता है, हमारा ब्रीदिंग अपने आप स्लो डाउन हो जाती है, वो आसन कहला जाता है। राइट, सो यहाँ पे एक्सरसाइजेस में जहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक्सरसाइजेस आर नॉट बैड इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सरसाइज खराब नहीं है, कर सकते हैं। बट देयर वाज अ स्टडी कंडक्टेड इन यूएसए ड्यूरिंग व्हेन आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर नेम नाउ, पब्लिशर नेम। उसमें ये पब्लिश किया है, ये रैंडम स्टडी किया है कि ग्रुप ऑफ द पीपल जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ग्रुप ऑफ द पीपल योगा कर रहे हैं, तो दोनों का कुछ कॉमन रिजल्ट्स है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स है अबाउट एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस में देयर इज अ कंटिन्यूटी, राइट? कंटिन्यूटी जो भी करते हैं 1 2 3 4 का कंटिन्यूटी होता है। कभी कभी प्रेग्नेंट वुमेन का बॉडी का एनर्जी लेवल स्लो हो जाता है एंड कभी कभी मसल्स में जो टेंशन होता है वो टेंशन इंक्रीज होता है। कम टू योगा जहाँ पे हम स्थिर रहते हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक पोस्चर देते हैं, थोड़ा मूवमेंट्स ब्रीदिंग के साथ देते हैं। जब ब्रीदिंग के साथ देते हैं तब ऑटोमेटिकली हमारा अवेयरनेस, हमारा ध्यान पूरा हमारा शरीर, मन और श्वास के ऊपर रहता है। सो ऑटोमेटिकली मसल्स रिलैक्स रहेंगे। हम कहते हैं ना योगा क्लासेस में, यहाँ पे कितने सारे योगा टीचर्स हैं, गुरुज हैं,
आप भी कहते होंगे एक पोस्टर में जब रहते हो, जब दर्द होता है तब आंख बंद करो, तो लंबा श्वास लीजिए, लंबा श्वास छोड़िए। जब ये करते हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान है वहां पर मसल्स अपने आप रिलैक्स होने लगते हैं, राइट? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योगासना एंड एक्सरसाइज, एंड योगासनास आर एब्सोल्युटली सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट जिनको भी कॉम्प्लिकेशंस हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एग्जाम्पल मैं कहूँ तो हाइपरटेंशन होता है, प्रेगनेंसी इंट्यूशन हाइपरटेंशन होता है, एंड डायबिटीज होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी को स्वेलिंग होता है, लेग स्वेलिंग होता है, किसी को ब्लीडिंग होता है। तो ये सब अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होता है, एंड ये कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से इंडिविजुअल प्रेग्नेंट वुमेन को अलग सा प्रोटोकॉल हमको सिखाना होता है, बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, जैसे कि अलग अलग लेवल में हम कैसे कैसे प्रैक्टिसेस कहाँ पे हम फोकस करेंगे। कम टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है? फर्स्ट 3 महीने। फर्स्ट 3 महीने में मोस्ट ऑफ द वुमेन एक्सपीरियंस करते हैं नोजिया, फैटिग एंड मॉर्निंग सिकनेस। जैसे कि सुबह सुबह थकान महसूस होना या उल्टी जैसा महसूस होना, एंड सिकनेस, जल्दी सिकनेस महसूस होना, ये सब महसूस करते हैं। एंड दूसरा मेजर कॉम्प्लिकेशन ये है, पहला 3 महीने में मिसकैरेजेस का चांसेस ज्यादा होता है। मे बी नॉट इन एवरीबडी, सब में नहीं हो सकता है, पर होने का चांसेस है, जहाँ पे फीटल डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं है। It is about to develop, the process has started, right? So यहाँ पे हम मोस्टली फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन टू द यूटरस को ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो, एंड बहुत सारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस सिखाते हैं, सो दैट उनका एनर्जी लेवल्स, वो प्रेग्नेंट वुमेन का, वो स्त्री का एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव्ड रहे, बैलेंस्ड रहे। एंड बहुत सारे चैंटिंग्स, ये चैंटिंग जो है उनको अलर्ट रहे, फ्रेश रखे, मन को शांत रखे, क्योंकि that is the stage, this is the beginning of hormonal changes। ये शुरुआत है हार्मोनल चेंजेस होने का। तो अन्नमय कोश में हम सूक्ष्म व्यायाम देते हैं, एंड बेसिक आसनास, जैसे कि अर्धकटी चक्रासना है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में हम सिर्फ बेंड करने का है एंड सीधा होने का है। जैसे कि अर्ध चक्रासना है, स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसा बैक बेंडिंग है। ये सब प्रैक्टिसेस करने से क्या है, मसल का टेंशन रिड्यूस होंगे एंड बॉडी का एनर्जी रिलीज होता है। सो मदर फ्रेश रह सकती है, एक पॉजिटिविटी से रह सकती है। Then pranayama question में there are particular breathing practices which will improve oxygen levels, which will improve lungs capacity, which will give freshness to the body and calmness to the mind. जैसे कि व्याघ्रासन है, टाइगर ब्रीदिंग हम कहते हैं, वो कर सकते हैं हम। कि पर्वतासन में स्लो ब्रीदिंग कर सकते हैं, हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग जो है, एंड हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग जो है, वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। देन मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ये 3 लेवल में 9 महीने के लिए सेम प्रोटोकॉल होगा। जैसे कि मनोमय कोश में हम चैंटिंग्स करते हैं, राइट, अलग अलग मंत्र करते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र जो है, भूर्भुवस्वः जो है, गायत्री मंत्र जो है, ओंकार जो है। अगर एस व्यासा का प्रोटोकॉल के हिसाब से, स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान जहाँ पे मैं पढ़ाई की हूँ, उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँ तो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को हम MSRT देते हैं, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। इसमें अलग अलग चैंटिंग्स है, इंक्लूडिंग जपा जपा चैंटिंग ऑफ ओमकारा, एंड रिजॉल्व भी है, रिजोल्यूशन मतलब संकल्प लेना। इसमें क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर स्टेज होता है, वो संकल्प में अलग अलग स्टेज में अलग अलग स्टेटमेंट्स हम मदर को देते हैं बच्चा का डेवलपमेंट के हिसाब से। पहले 3 महीने में पेट में बच्चा जो है उसका ये डेवलपमेंट होता है, सेकंड में ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, थर्ड में ये डेवलपमेंट होता है। उसके हिसाब से हम उनको सजेशंस देते हैं और स्टेटमेंट्स देते हैं। तो पूरा सिस्टम, पूरा प्रैक्टिस फिनिश होने के बाद लास्ट में एक स्टेज है, वो संकल्प है। वहां पे मदर को विजुअलाइजेशन देते हैं और वो संकल्प का रिपीटेशन करवाता है। उससे क्या होता है, उनका इमोशनल लेवल्स बैलेंस्ड रहते हैं, एंड मदर विल बी कनेक्टेड टू द बेबी। वो कंप्लीटली बेबी से कनेक्टेड रह सकती है। एंड
दूसरा विज्ञान में क्वेश्चन एज यूजुअल मैंने पहले जो कहा था, हर एक मदर का एक ओपिनियन होता है कि मेरा बच्चा ऐसा कृष्ण जैसा बनना है, स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, रामकृष्ण परमहंस जैसा बनना है। उसके हिसाब से हर एक मदर को हम अलग अलग बुक्स सजेस्ट कर सकते हैं एंड अलग अलग सत्संग अटेंड करने के लिए कह सकते हैं। अलग अलग तरीके, जैसे कि विवेकानंद जी है, उनका स्टोरी सुनने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, दिस इज ऑलमोस्ट मोस्ट कंफर्टेबल जोन ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो मोस्ट कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट द मदर इज प्रिपेयर्ड, बॉडी प्रिपेयर हो गया है प्रेगनेंसी के लिए। बट यहाँ पे द मेन रोल इज बेबी रोल है। यहाँ पे द बच्चा जो है उसका ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू होता है एंड वो सुनना शुरू करता है। बच्चा पेट में जो बेबी है वो सुनना शुरू करती है। एंड तीसरा है मूवमेंट्स भी शुरू होता है। तो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अ मदर। ये एक्सपीरियंस में मदर हैप्पी भी महसूस कर सकती है, कुछ मदर्स स्ट्रेस्ड आउट भी हो सकते हैं। स्ट्रेस के बारे में हम साइड में रखते हैं, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो ये स्टेज में हम अन्नमय कोश में और थोड़ा ज्यादा आसनास इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दिस इज ऑर्गन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द किड। सो बेबी नीड्स मोर ऑक्सीजन, मोर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशंस कहाँ से आते हैं, पोषक तत्व कहाँ से आते हैं? मदर का ब्लड में से बेबी को जाता है। सो यहाँ पे सात्विक आहार में और थोड़ा प्रोटीन, सब चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो सबको पता है। इसमें और क्या क्या आसनास क्यों हम इम्प्रूव ऐड करते हैं? एक है बॉडी का स्टैमिना बढ़ाने के लिए एंड ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है सो बेबी और मदर दोनों को सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंच सकता है। नंबर 3, ये स्टेज जो है जहाँ पे बेबी का मूवमेंट ऑक्सीजन का ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए प्राणमय कोश में हम उनको और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड करते हैं। हाँ यस, कुछ प्रैक्टिसेस हमको सेकेंड ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना होता है, बिकॉज पेट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। पेट का साइज बढ़ने की वजह से हम कुछ प्रैक्टिसेस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्लूड किए थे उनको अवॉइड करना है। दूसरा नया आसनास इनमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वीरभद्रासना स्टेज 1 हो, कपोतासना स्टेज 1 हो, वृक्षासना हो, पर्वतासना हो। ये सब प्रैक्टिसेस थाई मसल्स को, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड अनंतासन हो, जो हम साइड में लेट के साइड में से लेग रेजिंग करते हैं, इससे बेबी को ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है एंड थाई मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगेन मनोमय कोश में विज्ञान एंड वो बाकी 3 स्टेजेस में सेम प्रैक्टिसेस होंगे थ्रू आउट 9 months। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मदर। सेकेंड मंथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? नंबर 1, कभी कभी किसी मदर्स को ब्लीडिंग हो सकता है, किसी को बैक पेन शुरू होता है सेकेंड मंथ में, क्योंकि देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द बैक, बिकॉज बेली मदर का पेट भरने की वजह से लोअर बैक के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। एक्स्ट्रा प्रेशर आने की वजह से बहुत सारे मदर्स बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं। तो जिनको बैक पेन है उनके लिए अलग प्रैक्टिसेस है, मेरुदंडासना का अलग वेरिएशंस है। ये प्रेगनेंसी योगा में जनरली मेरुदंडासना जैसे करते हैं, प्रेगनेंसी में सेम टू सेम ऐसा हम नहीं कर सकते, राइट? सो इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। उत्तांग पादासन जो है सेम सेकेंड ट्राइमेस्टर में जिनको कॉम्प्लिकेशंस है वो एज इट इज नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रॉप्स का मतलब किसी दुपट्टा का सहायता ले लो या पिल्लो तकिया का सहायता ले लो या सहायता लेकर हम आसनास करते हैं ताकि मदर कंफर्टेबल महसूस करे, राइट? देन कम टू थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर द मेजर रोल, द इम्पोर्टेंट रोल। दिस इज वेयर हमारा शरीर को, मदर का शरीर को प्रिपेयर करना पड़ता है लेबर के लिए एंड डिलीवरी के लिए, राइट? एंड वन मोर, फर्स्ट कम टू कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे बेबी का पोजीशन नीचे आना शुरू होता है। इसके वजह से हमारा नर्व्स के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर
नीचे जो लोअर पार्ट्स में जो सप्लाई होता है आर्टरीज के ऊपर, नर्व्स के ऊपर, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। उसके वजह से देयर विल बी अ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टू योर लेग्स। सो कभी कभी बहुत सारे वुमेन लेग स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, नी पेन एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये सब को रिड्यूस करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हमारे पास बहुत अलग अलग आसनास है, टेक्निक्स है, जिससे मदर को वो बैक पेन रिड्यूस होता है एंड स्वेलिंग रिड्यूस होता है। एंड जो भी कोई वुमेन सयाटिका भी महसूस कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में। तो अलग अलग आसना से ये रिड्यूस हो सकता है। कम टू सेकेंड ट्राइमेस्टर में सॉरी आई मिस्ड इट। इस समय पे पेट का साइज बढ़ने के वजह से देयर इज ए कंप्रेशन इन अपर ऑर्गन। यहाँ पे बेबी थोड़ा ऊपर होता है, सो देयर इज ए कंप्रेशन ऑन अवर स्टमक। पेट के ऊपर कंप्रेशन होता है, डायफ्राम के ऊपर कंप्रेशन होता है एंड चेस्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर कंप्रेशन होता है। सो यहाँ पे ब्रेथलेसनेस का चांसेस एंड एसिडिटी थोड़ा ज्यादा होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस होता है। सो अगेन सात्विक आहार से, आसना से एंड मोर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से ये ब्रीदिंग का तकलीफ जो होता है वो रिड्यूस हो सकता है। सात्विक आहार से जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, ये सब चीजें रिड्यूस हो जाता है एंड मदर कैन हैव अ पीसफुल प्रेगनेंसी। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन आई एम शिफ्टिंग टू दिस। अगेन अन्नमय कोश में हम वो आसनास के ऊपर फोकस करेंगे, जो आसना से हमारा पेल्विक मसल्स एंड थाई मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे। जब आसनास करते हैं हमारा मसल्स रिलैक्स रहेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। डर के वजह से हम जब कुछ भी नहीं करते हैं मसल स्टिफ हो जाएंगे, उससे नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जहाँ पे हम अलग अलग आसनास लास्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे कि बद्ध कोणासन है, उपविष्ट कोणासन है, देवी आसना है, मलासना है, ये सब आसनास पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करेंगे एंड थाई मसल्स को रिलैक्स करेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस हम थर्ड ट्राइमेस्टर में मदर को सिखाते हैं, वो है ड्यूरिंग लेबर जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करने से लेबर का पीरियड रिड्यूस होता है एंड बेबी का डिलीवरिंग टाइम जो होता है वो रिड्यूस होता है। वो ट्रेनिंग हम देंगे थ्रू आउट द 3 months। उसमें आकार चैंटिंग करवाएंगे एंड इनहेलेशन करवाएंगे, अलग तरीके के कुंभका कराएंगे एंड देयर इज अ प्रोटोकॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा में व्हेन वी वर डूइंग द कोर्स दे हैव टॉट अस द प्रोटोकॉल, ए प्रॉपर प्रोटोकॉल। किसी को अगर हेल्प चाहिए तो आफ्टर द क्लास कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, आई कैन हेल्प यू। सो वो प्रोटोकॉल फॉलो करने से हमारा लेबर का ड्यूरेशन रिड्यूस होता है एंड पेन को कंट्रोल करने का या पेन को एक्सेप्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ता है एंड इजी डिलीवरी हो सकता है। एंड दिस ऑल स्टेजेस में हम डिफरेंट अलग अलग योगा प्रैक्टिसेस अप्लाई करने से मेंटली एंड फिजिकली मदर का स्टैमिना बढ़ेगा और हर एक चेंज को एक्सेप्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। आइदर सिचुएशन, वो सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं और सिम्टम्स को एक्सेप्ट करने का जो मेंटालिटी है वो बढ़ेगा। सिम्टम्स को एक्सेप्ट करने का जो शक्ति है वो इम्प्रूव होगा, राइट। सो सबसे लास्ट है क्या क्या अदर कॉम्प्लिकेशंस में योगा हमको हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा है, बैक पेन है, स्वेलिंग ऑफ द लेग्स है एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज है एंड लैक ऑफ ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का दिक्कत जो है, ये सब कंडीशंस में योगा हमको हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। सो ये सारी मदर, सिर्फ मदर के लिए नहीं, सिर्फ माँ के लिए नहीं, जब माँ ये सब प्रैक्टिसेस करते हैं इनडायरेक्टली जो पेट में बच्चा है उसके ऊपर डायरेक्ट सीधा इफेक्ट पड़ता है। सबको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ का मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है वो सीधा हमारा बच्चा के ऊपर पड़ सकता है। सो योगा से माँ का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल का स्थिति जैसे इम्प्रूव होता
है बच्चा का वैसे ही इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पे योगा का बहुत ही बड़ा रोल है बेबी और मदर दोनों को एक सही रास्ते में ले जाने का। एंड योगा इन प्रेगनेंसी का बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी है, पब्लिश्ड पेपर्स भी है। सो वन ऑफ द पब्लिश्ड पेपर रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू, पहले मैं पढ़ चुकी थी पर अगेन आई रिसेंटली वेंट थ्रू। बहुत सारे वुमेन प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल का डिप्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। डिप्रेशन वो हार्मोनल के वजह से हो सकता है और दूसरा एक छोटा सा डर के वजह से भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से भी हो सकता है। सो बाय अप्लाइंग योगा, जब प्रैक्टिसिंग योगा, वो डिप्रेशन लेवल भी कम हो सकता है। यस, आई एम नॉट टेलिंग कंप्लीटली चला जाएगा, बट यस there is a reduction of depression of pregnancy by practicing yoga. So यहाँ पे मैं मेरा टॉक जो है वो मैं पूरा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर निहारिका जी ने खूब बेहतर तरीके से योग के ऊपर हमें मार्गदर्शन दिया। और जो मनोमय विज्ञान में आनंदमय कोश है, तो बहुत ही डीप उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अभी हमारे बीच में माननीय डॉक्टर विमान जी पॉल, जो गुजरात विद्यापीठ में योग विभाग जो है उसके विभागाध्यक्ष भी है, और मेरे लिए आनंद का विषय है कि मैंने भी उनके पास से योग का कोर्स किया हुआ है, मेरे गुरु है। और तो विनती करूंगा कि किसी भी प्रगत अवस्था में योग और योग के ऊपर थोड़ा श्री विमान जी पाल सर जी। पाल सर, आपका ऑडियो बंद है। हाँ, नमस्ते पाल सर, आप सुन पाते हो? आपका ऑडियो म्यूट है, आप पूरा मार्गदर्शन दीजिए जी। पाल सर, हेलो। हाँ जी, सुनाई देता है पाल सर? जी सुनाई देता है पाल सर, बोल सकते लिए। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। 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 हाँ, आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो इस वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर हितेश भाई जानी सर, आदरणीय श्री श्रीनिवास मूर्ति जी, वैद्य फाल्गुन भाई पटेल जी, प्रज्ञाबेन, निहारिका बेन और उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा खूब खूब अभिनंदन कि आप लोगों ने ऐसी एक विषय के ऊपर बहुत ही सुंदर एक वेबिनार का आयोजन किया, और उसमें ऐसे तो मैं बिल्कुल अनधिकारी हूं, फिर भी मुझे आप लोगों के बीच में बुलाया और दो शब्दों कहने का जो आग्रह प्रकाश किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी निहारिका बेन ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने गर्भ संस्कार के ऊपर अपना जो वक्तव्य पेश किया बहुत ही सुंदर था, और उससे हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला। मैं केवल ज्यादा समय ना लेते हुए 2-3 विषय के ऊपर ध्यान देने का कोशिश करूंगा। उससे सबसे पहले की बात है कि महर्षि पतंजलि अपना योग सूत्र में ये स्पष्ट कर देते हैं कि जाति, आयु और भोग, अर्थात हमें किस प्रकार का शरीर मिलेगा, हमारा आयु कितना होगा, और उस आयुष काल में हम किस प्रकार की भोग दुर्भोग जो भी है प्राप्त करेंगे, वो हमारे कर्मफल के आधार पर ही निश्चित हो जाएगा।
साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता भी हमें मार्गदर्शन करते हैं कि एक आत्मा अपना जीर्ण वस्त्र जैसा अपना पुराना शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण करता है। अर्थात जब उसका जन्मांतर होता है, दूसरे नया शरीर ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में भी थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें ऐसा लग सकता है कि जब सब कुछ ही इस व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही होने वाला है, अगर ऐसा मान लिया जाए, फिर इस संस्कार की अर्थ क्या होगा, उसका प्रकृति क्या है, उसका असर कितना हो सकता है, उसके बारे में हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। इन दो चीजों के ऊपर हमारा जो जीवन की गति है वो निर्धारित होती है। एक है प्रारब्ध, जो हम पुराने जन्म से लेके आते हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के द्वारा लेके आते हैं। उसके ऊपर तो हमारा कोई हाथ है नहीं, किसी का भी नहीं है। उसमें हम कोई बड़ा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन गर्भ संस्कार में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो केवल उसका प्रारब्ध के ऊपर आधारित नहीं होता है, उनके साथ साथ उसकी वर्तमान जन्म की कर्म भी उसके ऊपर एक प्रभाव डालता रहता है। और इंसान कर्म किस प्रकार करेगा, उसका जीवन में दिशा दशा कैसा होगा, वो निर्धारण करता है संस्कार। अर्थात ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर एक आने वाले आत्मा को अगर संस्कारित किया जाए तो निश्चित रूप में उनका जो प्रारब्धजन्य जो कर्मफल है उसमें एक सकारात्मक फल हमें मिल सकता है। गर्भ संस्कार का महत्व और अधिक है, इसलिए अब देखिए बच्चे को संस्कार देने की प्रक्रिया होता रहता है। और जनरली जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रत्येक पिता माता अपना संतान की शारीरिक आरोग्य ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सभी लोग उसी के ऊपर ज्यादा चर्चा उसी के ऊपर होता है कि उसका शरीर कैसे ठीक रहे। लेकिन हम भूल चुके हैं, उसके साथ साथ या भूल जाते हैं कि केवल शरीर के ऊपर ध्यान देने से एक नवजातक जो है, जो आने वाले हैं, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो विकसित होगा, उसका कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने सुना हमारा जो पूर्ण व्यक्तित्व है उनमें से 5 कोषों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा जो है वो हमारा शरीर है, अन्नमय कोष है। तो बाकी जो प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, इनके ऊपर ध्यान ना देकर केवल फिजिकल हेल्थ के ऊपर ही अगर हम कंसंट्रेट करते जाएंगे तो फिर जीवन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार संस्कृत नहीं होगा, सुचारू रूप से नहीं जाने वाला है। तो बच्चे को संस्कार फिर बच्चे जन्म के बाद पिता माता शुरू करते हैं। लेकिन भारतीय प्राचीन संस्कृति का ये चमत्कार है, हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों का ये अद्भुत विज्ञान है, जिसमें हम लोगों को ये विद्या देके समझाया गया है कि ये जो संस्कार देने की प्रक्रिया है, ये नवजात शिशु जब मातृजठर से बाहर आ जाए और हमारे हिसाब से जब वो समझने का लायक हुए तब उसको समझाने का प्रयास करने से बेहतर ये है
कि मातृगर्भ से ही उसको संस्कार सिंचन का प्रक्रिया शुरू हो जाए। ये इसकी मूलभूत बात है। तो मातृगर्भ में संस्कार का सिंचन देने की प्रक्रिया में जो खूबी, उसमें जो एक्सेलेंट चीज वो क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। जब एक बच्चा मातृ जठर से बाहर आ जाता है, उसका हम जिसको कहते हैं जन्म हो गया है, उसके बाद वो भले ही छोटा हो, फिर भी वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हो जाता है। लेकिन गर्भावस्था में अब एक ऐसी परिस्थिति है कि संतान अपना अलग शरीर होने के बावजूद उस विशेष अवस्था में वो माता के अस्तित्व के साथ ही उनका अस्तित्व ओतप्रोत भावे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए उस समय संस्कार सिंचन की काम जितनी सरलता से और सहजता से और खूबी से हो सकता है, बाहर आने के बाद शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग अनुभव भी करते हैं। उस अवस्था में जब एक बालक गर्भावस्था में माँ की जठर के अंदर है, तब उनका शरीर ही माँ का शरीर है, माँ का शरीर ही उनका शरीर। माँ की प्रत्येक मनोदशा ही उनकी मनोदशा है, माँ की प्रत्येक भावना ही उनकी भावना है, माँ की प्रत्येक संकल्प ही उनकी संकल्प है, माँ की प्रत्येक शक्ति ही उस अंतर में रहने वाले संतान की संकल्प शक्ति बनता है। क्यों? तब उस अवस्था में इन दोनों में खास कोई भिन्नता रहता ही नहीं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गर्भ संस्कार की प्रक्रिया को अत्यंत सुंदर रूप में हमारे प्राचीन शास्त्र में दिया गया है। लेकिन यौगिक दृष्टिकोण से अगर आप विचार करेंगे तो गर्भ संस्कार की प्रक्रिया संतान गर्भ में आने के बाद शुरू हो ऐसा नहीं, बल्कि संतान गर्भ में आए उससे बहुत पहले से ये गर्भ संस्कार की तैयारी हमें कर लेना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे का रैंक नक्की होता है कि भाई कौन 1 नंबर पर है, कोई 10 नंबर पर है, 5000 नंबर पर है, बच्चे का रैंक नक्की हो जाता है। ठीक हमारे मृत्यु के बाद हमारा रैंक नक्की रहता है कर्माशय के आधार पर, कर्मफल के आधार पर। उससे आगे पीछे हम उस अवस्था में नहीं कर सकते हैं। अब कॉलेजों का भी एक रैंक होता है, कौन कॉलेज 1 नंबर ऊपर, कौन कॉलेज 10 नंबर ऊपर, कौन कॉलेज 50 नंबर ऊपर। आप देखेंगे जो टॉप रैंक के बच्चे होते हैं वो 1 नंबर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर 1 नंबर भर जाने के बाद फिर 2 नंबर कॉलेज में नेक्स्ट बच्चे जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर पिता और माता गर्भधारण के पहले ही अपना रैंकिंग को सुधारने के लिए भारतीय प्राचीन परंपरा में दिया गया एक सदगृहस्थ के लिए, पति पत्नी के लिए जो नियम निर्दिष्ट किया गया है, उनकी विधिवत पालन करके अपना शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को परिशुद्ध करे, संस्कृत करे और उसके बाद गर्भाधान करे, तो जैसी उनका आत्मा, उनके पति पत्नी की आत्मिक उन्नति होगी, तो नेचुरली उस दृष्टिकोण से उनके अंदर पहले से ही जो पवित्र आत्माएं हैं उनका अवतरण होने की चांसेस बहुत बढ़ जाता है, जिनका शास्त्र में कई उल्लेख है। आप देखेंगे प्रत्येक प्राचीन परंपरा में प्रत्येक मुनि ऋषियों ने जब उसी स्त्री को संतान प्राप्ति की वर दिया तो उस समय उनके साथ साथ उनको व्रत करने के लिए कह दिया कि आप ये पालन करो, और कुछ नहीं है बल्कि उनकी आत्मिक स्थिति को प्रगति आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया दिया जाता है। मुझे लगता है इस प्रकार से अगर इस विद्या को हम थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से रख सके तो हमारे लिए बहुत लाभकारक होगा। और जो भारत की जो
महिमान है, उसको आगे ले जाने के लिए जो एक संकल्प शक्ति काम कर रहा है, उसमें बहुत आगे बढ़ने में हमें मदद करेगा। मुझे लगता है मेरे लिए इतना काफी है। मैं एक बार फिर से आयोजक लोगों को मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और आप लोगों से मिलने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे जो मौका दिया गया है, खास करके डॉक्टर जानी साहब से तो मिलने का होता ही नहीं, आज इसी माध्यम से उनके साथ मुलाकात हुआ है और हम इस प्रकार कभी भी इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। तो आप लोगों को एक बार सबको खूब खूब आभार प्रकट करते हुए मैं मेरा वक्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी तरीके से माननीय श्री विमान जी पाल साहब ने हमें इसके जो जाति आयु फल वो कर्म फल के साथ जुड़े हुए हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया और गर्भ संस्कार में मार्गदर्शन दिया। मैं व्यासपीठ की वती के और से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और अब मैं हमारे बीच में हमारे आयुर्वेद व्यासपीठ के अध्यक्ष भाई नितेश भाई जानी उपस्थित है और हमारे लिए आनंद का विषय वो साथ में गर्भ संस्कार अनुसंधान केंद्र जामनगर में उसके भी चेयरमैन है। और ये जो गर्भ संस्कार से समृद्ध भारत ये जो प्रकल्प है ये उसके स्वप्न दृष्टा भी है। वो उनके विचार से काफी जब गर्भ संस्कार का इतना प्रचलन नहीं था, काफी 15-20 सालों से मैं जानता हूँ कि नितेश भाई जानी इस विषय को लेके समाज में लेकर आए हैं और काफी लोगों को उन्होंने गर्भ संस्कार के प्रैक्टिस के लिए, गर्भ संस्कार से उत्तम संतति के लिए, उसके द्वारा समृद्ध भारत निर्माण हो उसके लिए प्रेरित किया है और ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। तो ऐसे इस मूवमेंट के समृद्ध भारत की जो ये मूवमेंट है गर्भ संस्कार से उसके जो मेन स्वप्न दृष्टा है ऐसे भाई नितेश भाई जानी को मैं विनती करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे। भाई नितेश भाई जानी। सभी को नमस्कार। फाल्गुन भाई आपका धन्यवाद, आपने मेरे बारे में ज्यादा बता दिया है ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आज मौका हमें मिला है इस आयुर्वेद व्यासपीठ के कार्यक्रम के द्वारा विमान जी से बहुत समय के बाद ऐसे मिलने का। और श्रीनिवास जी वैसे तो कभी कभी मिलते रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, हमारे मार्गदर्शक भी है और योग के अच्छे विद्वान है, योग के तो हमारे वैसे गुरु भी है। तो आज उनको भी सुनने का और उनके आशीर्वचन लेने का मौका मिलेगा, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। वैद्य करिश्मा नारवाणी जी ने तय किया कि भाई आज चरक जयंती के दिन, वैसे तो चरक जयंती कल थी, चरक जयंती के निमित्त कुछ हम ऐसे उनको याद किया जाए, तो बात भी सही थी। जो योग, पद और चित्त तीनों के एक ही जो धनी है, ऐसे पतंजलि बोलो या चरक बोलो या पाणिनि बोलो, तो ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने से हमारे ऊपर ही संस्कार होते हैं। तो उनको याद करना वो हमारी जिम्मेदारी भी है, न सिर्फ जिम्मेदारी लेकिन हमारी फर्ज भी है और हम उससे ही संस्कार पाते हैं। ऐसे महान ऋषि को आज हम याद कर रहे हैं। जैसे करिश्मा बहन ने शुरू में बताया कि गुजरात में और साउथ में और नॉर्थ की तिथियां में अंतर होता है। नाग पंचमी हमारे यहाँ आएगी अगले कृष्ण पक्ष के समय, तब तो व्यासपीठ के द्वारा और एक बड़ा कार्यक्रम महर्षि चरक के बारे में करना सोच रहे हैं। लेकिन पूरे नॉर्थ में तो नाग पंचमी शुक्ल पक्ष में जो मनाई जाती है, तो हमने आज एक कार्यक्रम इस निमित्त किया है। अभी जब मैं निहारिका जी को सुन रहा था जो एस व्यासा से विद्वान बन के आई है, गुजरात में अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, बहुत बड़े अच्छे मन से वो बता रही थी। सामान्य गृहिणी या सामान्य वैद्य भी ये बात इतनी नहीं समझते कि ये कितने बड़े जिम्मेदारी के साथ सगर्भावस्था को वो वहन कर रहे हैं या सगर्भावस्था की वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेडी आती है तो आम तौर पे क्या चलता है, एएनसी एंटीनेटल केयर यानी विटामिन देना, कैल्शियम देना, फोलिक एसिड देना, हाइट देखना, वेट देखना, मतलब सोनोग्राफी से बच्चे का कितना डेवलपमेंट है वो देखना। और बड़े बड़े अगर बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है
तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है ना, या ऐसा कुछ देख लेते हैं और फिर कुछ मल्टीविटामिन या ऐसा प्रोटीन वगैरह देते हैं, उसको वो ANC कहते हैं। और जो निहारिका जी बता रही थी कि ये तो 5 कोष का विकास, अन्य विमान जी ने भी वही बात कही कि भाई कोई गर्भ संस्कार, वैसे तो कोई गर्भाधान के बाद की बात नहीं है, गर्भाधान से पहले ही प्री कंसेप्शनल ही, इसलिए तो महर्षि चरक ने अतुल्य गोत्र से रजक शयाम दे वहीं से बात की है कि जो समान गोत्र वाले नहीं है, ऐसे ही पति पत्नी मिलके जब गर्भाधान करते हैं, और गर्भाधान के लिए भी जो विधि बताई है जिसका जिक्र वो विमान जी कर रहे थे कि आत्मा का आह्वान करना पड़ता है, जो 5 दिन का जो विधि वेद ने उपनिषदों में और फिर आयुर्वेद में जो बताई है, जिसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, तो हम ब्रह्मा विष्णु बृहस्पति सूर्य, अभी श्लोक तो बोलने का न समय है न औचित्य है, लेकिन वो एक उपनिषद का, वो वेदों का जो मंत्र है, जो गर्भाधान मंत्र है, या जो उपनिषद में जो दिया है, जो चरक महर्षि चरक ने भी वही फॉलो किया है, तो उस मंत्र का आह्वान यही है कि ऐसे आत्मा का आह्वान, तो दोनों का वहां मेल होता है कि भाई हम कैसी यूनिवर्सिटी चुने। कभी विमान जी बता रहे थे, तो गर्भ भी ढूंढता है अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे माता पिता, और माता सूर्य, अभी श्लोक तो बोलने का न समय है न औचित्य है, लेकिन वो एक उपनिषद का, वो वेदों का जो मंत्र है, जो गर्भाधान मंत्र है, या जो उपनिषद में जो दिया है, जो चरक महर्षि चरक ने भी वही फॉलो किया है, तो उस मंत्र का आह्वान यही है कि ऐसे आत्मा का आह्वान, तो दोनों का वहां मेल होता है कि भाई हम कैसी यूनिवर्सिटी चुने। कभी विमान जी बता रहे थे, तो गर्भ भी ढूंढता है अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे माता पिता, और माता
कर रहा हूँ। रुक जाओ अब हो गए तो मैं क्या करूँ? आना चाहिए। और कौन से महीने कौन सा संगीत? चंद्र शुक्ल तो 5वें महीने क्यों सुनाते हैं करिश्मा बेन? कहते हैं ना कि पंचमे मन प्रतिबुद्धतर भवति, तो 5वें महीने मन का विकास है, तो उस समय चंद्र शुक्ल है, राग पुण्यधन श्री सुनाया जाता है। उस समय मोती की माला हमारे गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में वैस की जाती है। उस समय सफेद वस्त्र दिया जाता है। उस समय सफेद या ऑफ व्हाइट या रेशम का वस्त्र पहना जाता है, या तो फिर सफेद साठी चावल, दूध, खीर ऐसा दिया जाता है। तो पंचमहाभूत की प्रक्रिया से मन को कैसे ठीक कर सकते हैं? मन चंचल भी ना हो, मन स्थिर हो, मन जिसको हम कहते हैं मक्कब हो, मजबूत हो। हर प्रकार से मन के अंदर क्या चेंज लाना, बुद्धि के अंदर क्या चेंज लाना। षष्ठे बुद्धि 6वें महीने में सेरोसाइट बनते हैं। पश्चिम का विज्ञान भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उनकी अभी बस की बात नहीं है। तो ये पंचकोशात्मक और षड्धात्वात्मक या षड्भावात्मक जो विधि है, बॉडी है, उसको उसमें चेंज करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसमें अपडेट करना, अपग्रेड करना, वही तो हमारा काम है। क्योंकि हमारे पुरखों ने हमको बताया है कि हम क्यों गर्भ संस्कार करते हैं कि एतद् देशस्य प्रसूतस्य सखा सादग्र जन्मनाम स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्वी सर्वमानवा। हमको सिर्फ आइंस्टाइन पैदा करना है या लक्ष्मीबाई पैदा करना है, शिवाजी महाराज पैदा करना है, वो तो है ही, लेकिन सिर्फ कुछ नाम जोग ऐसी प्रक्रिया नहीं करनी है। दुनिया को एक रोल मॉडल देना है भारत को। भारत खुद विश्व गुरु बन सकता था और बन सकता है जब भारत का हर आदमी ए नेशन एज ग्रेट एज इट्स कॉमन मैन। वो प्रक्रिया गर्भ संस्कार से हम कर सकते हैं। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें आदरणीय श्रीनिवास जी को भी सुनना है, वो हमारे गुरु है, तो उनके आशीर्वचन भी लेने हैं। लेकिन इस महर्षि चरक को याद करते हुए पतंजलि को और पाणिनि को और उसी अग्निवेश को, चरक को आज सब सादर से हम व्यासपीठ गुजरात की ओर से सादर नमस्कार प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि उन ऋषि मुनियों की ज्ञान की वाणी के वहन में, बहाव में हम सदा रहे। जो सुनने वाले हैं उन सबको साधुवाद, और हम सब एक दूसरे मिलके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। भारत को एक बड़ा योगदान देना है विश्व के विकास। तो ग्लोबल सिटीजन अगर हम दे पाएंगे फिर से, तो भारत पहले भी समर्थ था, आज भी समर्थ है, और कल जाके भारत फिर से समर्थ होने जा रहा है। उसमें हमारा आयुर्वेद का, योग का और कुल मिला के प्रक्रिया बड़ा योगदान है। मैं फिर से फाल्गुन भाई, करिश्मा बेन, सत्या बेन का आभारी हूँ। हमारे व्यासपीठ की गुजरात की टोली का बहुत आभारी हूँ। और माननीय विमान जी भी आए हमारे बीच, और श्रीनिवास जी हमको आशीर्वाद देने वाले हैं, और बहन निहारिका बिल्कुल यंग, ऐसी डायनेमिक में जानता हूँ जयशंकर भाई और विरल को, लेकिन निहारिका पहली बार परिचय हुआ। बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको प्राप्त होने वाला है। बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम सब मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। गौ माता की। नमस्कार। खुद ही नितेश भाई जानी ने चरक के साथ ये गर्भ संस्कार की जो कुछ बातें थी, रसज भाव, रक्तज, अलग अलग जो भाव है उसकी भी बात की, और काफी अच्छी तरीके से इस विषय को समझाया। काफी सालों से वो इसके ऊपर विचार भी कर रहे हैं, उनकी पकड़ भी है, और साइंटिफिक भी उन्होंने काफी काम इसके ऊपर किया है। तो उनका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला, इसके लिए व्यासपीठ की ओर से मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और अब हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में आशीर्वचन देने के लिए विशेष उपस्थित श्री मूर्ति जी, माननीय मूर्ति जी को मैं पहचानता हूँ। उनके साथ मैंने भी योग का एक हमारा कार्यक्रम मधुमेह मुक्त भारत का था, तो वो पूरे भारत के वो संयोजक रहे उसके, और एक बड़ी मूवमेंट प्रथम विश्व योग दिवस के बाद में ये शुरू हुई कि पूरे भारत में को मधुमेह मुक्त करने के लिए योग का प्रयोग करके
और उसमें माननीय श्री मूर्ति जी उसके संयोजक रहे पूरे भारतवर्ष के, और एस व्यासा यूनिवर्सिटी की जो निहारिका जी ने बात की उसके साथ जुड़ के ये पूरा काम आरोग्य भारती संस्था की ओर से हुआ। तो उस समय भी उनसे मुलाकात हुई थी, काफी उनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक है, और हमारे गवर्नर साहब के वहाँ पे उनके वहाँ पे भी योग का मार्गदर्शन दिया था, उसमें भी श्री मूर्ति जी वहाँ उपस्थित थे। तो काफी योग पे वो वर्षों से काम कर रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय माननीय श्री मूर्ति जी को मैं विनती करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन इस विषय में दे। माननीय श्री मूर्ति जी। नमस्कार। मेरे परिचय में संघ का बारे में भी बताया गया, आरोग्य भारती के बारे में भी बताया गया और योग भारती के बारे में भी। मेरा पुण्य योग दृष्टि से अच्छा है ऐसा मैं सोच रहा हूं। यश व्यासा में भी मैं मधुमेह निवारण करने की दृष्टि से स्टॉप डायबिटिक मूवमेंट, मधुमेह मुक्त भारत, उसके लिए पूरा भारत का भ्रमण कर सका। जामनगर में भी एक हफ्ता कैंप लगाए थे। ये विषय है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय मुझे लग रहा है। वैसा तो मैं संघ का प्रचारक हूं, ब्रह्मचारी हूं, फिर भी ये विषय इतना महत्वपूर्ण इस कारण से है, मुझे भारत भव्य होना ये मेरा स्वप्न है। इसके लिए आगे पूरा अगले पीढ़ी सुधर जाए, इससे बढ़िया पद्धति और कोई हो ही नहीं सकते। और पुरातन युग से है, अभी भी आधुनिक भारत में योग भारती तो कर रहा है, और हमारा हितेंद्र जी ये भी कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी लगे है जामनगर, तो मेरे ख्याल 10-15 साल से कर रहा है, पूरे देश में प्रयोग कर रहा है। गर्भ संहिता परिवार कर रहा है और ब्रह्म कुमारी वाले कर रहा है। मुझे इच्छा है ये सारे हम सारे मिलके इसका विकास कैसा करना। पंचकोश का बारे में चर्चा हुआ, जो मैं दूसरा धार्मिक दृष्टि से ये विषय रखना चाहता हूं, क्योंकि एक तो अन्नमय कोश कह देता है, अन्नमय कोश का पूरा समझना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि दिमाग का 2% उपयोग कर रहा है, फेफड़ा का 1/3 उपयोग कर रहा है, हमारा पेट बिल्कुल छोटा है 350 सीसी का, हमने उसको ऊपर 1.5-2 किलो वजन डाल रहा है। यानी जो व्यवस्था भगवान ने दिया है, 206 हड्डी है, 100 किलोमीटर का नर्वस सिस्टम है, इसको सारे संतुलित रखना, वात पित्त कफ अरे समस्या है, आपने आपको सुधारना, फिर ही अगले पीढ़ी के जन्म देने योग्य हम बनेंगे। एक दृष्टि से कहना तो धरती मैया समृद्ध रहना, परिपक्व रहना, तो जो बीज उसमें डाला जाता है वो बीज भी बहुत महत्वपूर्ण बीज चाहिए। तो उसको मिलने वाला खाद, पानी और वातावरण का सारे कारण से वो हमारा सुफल मिलता है। ऐसा ही ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आगे पीढ़ी सुधारने के लिए, ये मुझे लग रहा है। इस कारण से अन्नमय कोश के बारे में तो बहुत डॉक्टर ने बता भी देता है, वात पित्त कफ ये सारा संभालना है। गर्भिणी स्त्री का वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो गर्भिणी स्त्री माता वो करने वाला आचार व्यवहार विचार, ये सारे बच्चों का क्षण क्षण के परिणाम होता है। इस दृष्टि से ऐसे ही वातावरण रहना। जो प्राणमय कोश का उल्लेख आता है, मैं मेरा भाषा में बोलता हूँ, लोकल भाषा है, बहुत लोगों को यही समझ में आता है, बहुत लोगों को किताब का समझ में नहीं आते, मेरा समेत। मैं तो प्राणमय कोश का वर्णन करते हुए कहता हूँ, दाहिने नाक हीटर है, बाएं नाक कूलर है, ये दोनों मिलकर शरीर का टेम्परेचर संभालना है और शरीर के हर कण को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम है। इस दृष्टि से प्राणमय कोश के लिए नाड़ी शोधन भी हमने ठीक ढंग से कर लिया तो पूरा शरीर के हर कण एनर्जी भर जाता है।
इस कारण से मैं तो प्राणमय कोश को हनुमान का शक्ति मानता हूं, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान की जय कहता है। हम हर श्वास लेने के समय सात्विक शक्ति को ग्रहण कर रहा हूं, सोच के लेना है कि ना, धैर्य, साहस, बुद्धि शक्ति, पराक्रम, ज्ञान, शील। गर्भिणी स्त्री के लिए भी यही निर्भर है, क्योंकि ये जितना सोच के लेती है वो सीधा शिशु के ऊपर असर पड़ता है। प्राणायाम कोश को भी समझना, प्राणायाम को समझना, हनुमान का शक्ति समझना ये जरूरी है, ये हर व्यक्ति को जरूरी है। जो मनोमय कोश है, मैं कहता हूं मन यानी शिव है, क्योंकि मन पवित्र होना चाहिए। मन के, वैसा तो मन बहुत बड़ा शक्ति है, हाथी घोड़ा जैसा। अगर हाथी अंकुश बगे रहे तो, घोड़ा लगाम के बगे रहे तो क्या हाल होगा। इस कारण से गर्भिणी स्त्री का भी ये निर्भर है। मेरा बहुत लोगों से बात करने के लिए मिलता है, वो कहता है मैं गर्भिणी थी, उस समय भयग्रस्त रही, इस कारण से मेरा बच्चा भय से हर समय पीड़ित रहता है, या रोती रही, या एकांत महसूस की, या दुखित रही, अनाथ महसूस की, उसका असर बच्चे के ऊपर हो गया, ऐसा बहुत लोग बताता है। और गायत्री परिवार के वाले तो एक कहानी भी सुनाता है। राजा ऋतुध्वज और उनके पत्नी मदलसा, ये दोनों ने जो गर्भ संस्कार के मुताबिक 3 पुत्रों का जन्म दिया। तो तीनों पुत्र बहुत बुद्धिमान थे, एक विक्रांत है, एक सुबाहु है, एक अरिदमन है। ये इतना बुद्धिमान थे और इतना सात्विक व्यक्ति थे, तीनों संत बन गया। फिर वो दोनों राजा महारानी ये सोच लिया, महाराजा महारानी सोच लिया आगे पूरा राज्य संभालने के लिए कि क्या करना। उस कारण से चौथा संतान ऐसा जन्म होना चाहिए पूरा राज्यभार संभाले। वो पहले दिन से ही ये कोशिश किया, दोनों का समागम कब होना और 9 महीना क्या क्या शिक्षण लेना, वीरत्व का, साहस का, ऐसा कहानी सुनना। इसके परिणाम क्या हुआ, वो आगे आलोक जैसा सुपुत्र जन्म हुआ, उन्होंने पूरा देश को संभाला, ऐसा कहानी में मिलता है। गायत्री परिवार की किताब में ये सुनने के लिए मिलता है। आप टाइप किया तो भी गूगल सर्च में, यूट्यूब में ये सारे सुनने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं तो सुने बात ही बोलना है ना। फिर भी ये कितना महत्वपूर्ण संस्कार है। 9 महीना पेट में बच्चा रहते हुए वो 120 साल जीने का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना, तो एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, एक तप है। इस दृष्टि से कितना भी प्रयोग करे ये सारे कम पड़ता है। आगे चल के हमने यही एक महत्वपूर्ण काम पूरा देश में कर लिया तो स्वामी विवेकानंद जी और जितना जरूरत है उतना तैयारी हो सकता है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई तैयार हो सकता है, भगत सिंह तैयार हो सकता है। इस दृष्टि से ऐसा महापुरुषों का कहानी सुनना। शिवाजी के बारे में भी आता है, शिवाजी का तैयारी कैसे हुआ, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में सुनते सुनते आजकल कृष्ण अवतार देखने के लिए मिलता है। कृष्ण के हर समय जितना उन्होंने सारे समाज को जोड़ते हुए और जो दुष्ट लोगों को संख्या जब बहुत ज्यादा था उनको छांट के और किसी को भी छोड़ा नहीं, ये सारे युक्ति प्रयुक्ति इस तरह कृष्ण को शायद उनके माता जी ने, गुरुओं ने सिखाया होगा। वो कहानी सुनते हुए शिवाजी तैयार हुआ, यानी ये परंपरा ही तैयार हुआ। अभिमन्यु का कहानी सुनने के लिए मिलता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद करने का जो विद्या कृष्ण से पेट में रहते हुए सीख लिया। इस दृष्टि से ऐसा कहानियां, ऐसा श्लोक, विशेष रूप से गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर है सात्विक गुण को विकास करता है। मृत्युंजय मंत्र हमारा करोड़ों जीव कोश सेल्स उसको ऊर्जा देता है, मरने नहीं देते।
इस दृष्टि से ये सारे स्मरण होता रहे तो वो आगे जो पीढ़ी श्रेष्ठ मानव तैयार होगा। भारत का बहुत बड़ा दायित्व है, विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बन सकते। इस दृष्टि से मेरा प्रार्थना है। एक विषय मैं आपको कह के मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसा ही योग क्षेत्र में प्रवेश किया, वास्तविक रूप में मेरा स्वास्थ्य के लिए प्रवेश किया, मुझे पता नहीं था योग ने मुझे यहाँ तक लेके आ सकता है। अभी ये हर व्यक्ति तक ये पहुंचाना, इस दृष्टि से एक कार्यशाला निर्माण हो रहा है हिमाचल में। मैं इस माध्यम से आप सारे को बुलाना चाहता हूँ। सोलन के पास गणकी शेर ऐसा स्थान है, माधव सृष्टि नाम से एक व्यवस्था हो रहा है। उसमें जड़ी बूटियां, क्योंकि जड़ी बूटियों का व्यवस्था वहां होने वाला है, और गौ माता का कृपा से उसका लालन पालन पोषण और उससे तैयार होने वाला दवाई, कृषि क्षेत्र में विकास और गाय का पीढ़ी विकास, ये सारे दृष्टि से चर्चा हो रहा है। और योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, आक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी, ये सारे को जोड़ते हुए एक कार्यशाला, जहां स्वास्थ्य के तीर्थ क्षेत्र बनने का मैं इस माध्यम से आप सारे को निमंत्रण करता हूं। मेरा इच्छा है जनवरी 2021 तक एक दर्शनीय स्थान ये बनाना है। सारे सरकार सहयोग दे रहा है। 7 दिन रह के ये प्रशिक्षण लेना। आपको चित्र में नजर आ रहा होगा, 11 एकड़ जमीन है, अभी 5 मंजिल की बिल्डिंग है, गौशाला का विकास हो रहा है और जड़ी बूटियों का विकास हो रहा है, औषधि मानव का तैयारी हो रहा है। यानी जैसा स्टैचू, यूनिटी स्टैचू है, वहां तो बहुत बड़ा प्रमाण में है, यहाँ छोटा प्रमाण में उसका विकास हो रहा है और बड़ा ग्राउंड है ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए। ये सारे व्यवस्था आप सारे के प्यार विश्वास से विकसित होने वाला है। इसके लिए कम से कम 1 साल तो चाहिए, फिर भी अभी भी कोई आंखें देखना तो देख सकता है। यही मेरा प्रार्थना है, निवेदन है। और जितना भी अपना ट्रेनिंग है अलग अलग व्यवस्था का, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी बन सकता है। ये स्किल विकास के लिए यही आप सारे समूह में प्रार्थना है। बहुत लोगों को नाम इसके साथ जुड़े हैं और आप सारे मिलके इस दृष्टि से बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। और कलयुग में हम सारे मिलके ही कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इस कारण से सहयोग दे रहे हैं सारे, आगे सहयोग देने वाले को अभी ही मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सहयोग का निरंतर आशा अपेक्षा रखता हूँ। और जो योग का विकास है, यही भारत का विकास है। इस माध्यम से आप सारे को यही सहयोग मांग रहा हूँ। आशीर्वचन देना जैसा बड़ा आदमी मैं नहीं हूँ, आपके मित्र जैसा श्रेष्ठ मित्र यही होता है, वो हर समय साथ देने वाले। योग के एक महाप्रयोग में आप सारे साथ देंगे, यही अपेक्षा करते हुए जो इस समय जुड़े हैं, आगे भी ये देखने वाले सारे को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। माननीय श्रीनिवास मूर्ति जी ने बहुत ही गहराई से योग के साथ जुड़ के इस विषय पे उनका उद्बोधन दिया। हमारे योग से जुड़कर और उनकी जो योजना भविष्य की है उसके बारे में भी बताया। अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं कुछ समय